रात के सन्नाटे में जब हवा भी खौफजदा हो जाए तो सुनाई देती है वो सरगोशी जो दिल की धड़कन रोक देती है। कर्स्ड विस्पर्स। कराची की गुंजान आबाद बस्ती नाजिमाबाद नंबर 2 की वो गली आज भी उस्मान की आंखों में घूमती है। 15 जनवरी की सर्द रात थी। उस्मान अपने कज़न की शादी की महफिल से फारिग हुआ तो उसके दिमाग में शराब के नशे की बजाय थकन थी और दिल में बेटी फजर की फिक्र। फजर, वो मासूम 7 साला बच्ची जिसकी माँ 2 साल पहले कैंसर से मर चुकी थी, अब उस्मान की इकलौती दुनिया की। फजर नींद से बुझल आंखों के साथ अपने अबू का हाथ थामे खड़ी थी। उसके गुलाबी गाउन पर मेहंदी के दाग थे और बाल बिखरे हुए थे। उस्मान ने उसे गोद में उठाया तो फजर ने बड़बड़ाया, अब्बू घर चलें, मुझे नींद आ रही है। हाँ बेटा, अभी टैक्सी लेता हूँ। नाजिमाबाद की रोशनियां मत्थम पड़ चुकी थीं। रात के 2 बज रहे थे। सर्दी की लहर ने शहर को जकड़ रखा था। उस्मान ने अपने मोबाइल पर करीम और ऊबर चेक किए। कोई सवारी दस्तयाब नहीं थी। सड़क पर ट्रैफिक पर इनाम था। वो क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन कोई टैक्सी नहीं थी। 45 मिनट इंतजार के बाद एक पुराना खस्ता हाल रिक्शा उनके करीब आया। रिक्शे वाले ने मैला सा कपड़ा सर पर लपेट रखा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ 2 आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो चमक इंसानी नहीं थी, बल्कि बिल्ली की आंखों जैसी थी। उस्मान ने जल्दी में उसे मंजिल बताई, 3 तलवार क्लिफ्टन। 2000 रुपये साहब। रिक्शे वाले की आवाज़ भारी और बैठी हुई थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से निकल रही हो। उस्मान ने बगैर मोल तोल के फजर को पिछली नशिस्त पर बैठाया और ख़ुद उसके साथ बैठ गया। उसने महसूस किया कि नशिस्त पर कुछ कीड़े जैसी थी, लेकिन अंधेरे में उसने नज़रअंदाज कर दिया। रिक्शा स्टार्ट हुआ तो उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरने लगी। शाहराह कायदीन से होते हुए जब रिक्शा ड्रग रोड की तरफ बढ़ा तो ड्राइवर ने अचानक रुख बदला और रिक्शा मलिर की तरफ मुड़ने वाले एक कच्चे रास्ते पर डाल दिया। उस्मान ने चौंक कर पूछा, भाई ये किधर लेकर जा रहे हो? 3 तलवार तो सीधा रास्ता है। रिक्शे वाले ने बगैर मुड़े जवाब दिया, साहब आगे मेन रोड पर काम चल रहा है, रात में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पुलिस की नाकाबंदी भी है। मैं आपको मलिर के खेतों वाली शॉर्टकट से ले चलता हूँ, वहाँ से हम 20 मिनट में कुरंगी क्रॉस करके क्लिफ्टन पहुँच जाएंगे। उस्मान को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फजर की नींद और थकन देखकर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसने सोचा शॉर्टकट से वक्त बचेगा और फजर को जल्द बिस्तर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही रिक्शा बस्ती से दूर हुआ, उस्मान ने महसूस किया कि मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया था। उसने घड़ी देखी, रात 1:45। सड़क गायब होती गई और उसकी जगह कच्ची पगडंडियों ने ले ली। दोनों तरफ अमरूद और पपीते के बागात थे, जिनके साए सड़क पर हैबतनाक तरीके से झुके हुए थे। हर दरख्त पर परिंदे नहीं, बल्कि काले कौवे बैठे थे, जो रिक्शे की आवाज़ पर भी नहीं उड़े। फजर ने अचानक आंख खोली और बोली, अब्बू ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ बू आ रही है। उस्मान ने सूंघा। मट्टी की बू नहीं थी, बल्कि किसी बोसीदा गोश्त और लुबान की मिली चली बदबू थी। उसने रिक्शे वाले से कहा, भाई कितना और? बस 10 मिनट साहब। अचानक फजर ने उस्मान का हाथ जोर से दबाया। रिक्शे की हेडलाइट की मध्यम रोशनी में सड़क के किनारे एक बोसीदा सी दीवार के साथ कोई बैठा था। वो एक औरत थी जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। उसका रुख दीवार की तरफ था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रही थी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोना आम नहीं था, ये एक गहरी खनखनाती आवाज़ थी जो रिक्शे के इंजन के शोर को आसानी से चीर गई। उस्मान के बदन में सनसनी दौड़ गई। उसने देखा कि औरत के नाखून दीवार पर रगड़ रहे थे और दीवार से खरोंचों की आवाज़ आ रही थी। रुको मत भाई, तेज़ चलो, उस्मान ने घबरा कर कहा। रिक्शे वाले ने एक अजीब सी आह भरी, जैसे वो उस मंजर का आदी हो। उसने रिक्शा तेज़ कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उस औरत के करीब से गुजरे, उसके रोने की रफ्तार बढ़ गई और वो पुकार उठी, मेरा बच्चा कहाँ है? उस्मान ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन रिक्शे वाले ने सख्ती से कहा, साहब पीछे मत देखना, वो चुड़ैल है जो राहगीरों को अपनी तरफ मुड़वाकर पागल बना देती है। इसकी आंखों में देख लिया तो आप कभी सीधे नहीं चल पाएंगे। उस्मान ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। फजर रोने लगी थी, लेकिन खौफ से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ ही फासला तय किया था कि रिक्शा एकदम से हिचकोले खाकर रुक गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके साथ 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। उनके लिबास बिल्कुल साफ थे, जो इस वीरान और गर्द आलूद इलाके में नामुमकिन लग रहा था। लड़के ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, लड़की ने नीली फ्रॉक पहन रखी थी। बूढ़े ने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी थी और सर पर पगड़ी बांधी थी।
बूढ़े ने रिक्शे वाले से रास्ता पूछा। भाई, दमलौटी का रास्ता कौन सा है? रिक्शे वाला साकित बैठा रहा। उस्मान को अजीब लगा और उसने रिक्शे से झांक कर देखा। बूढ़े की पुश्त उस्मान की तरफ थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर उस्मान की तरफ देखा, उसकी आंखें बिल्कुल बेनूर और सफ़ेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। और फिर उस्मान ने नीचे देखा। बूढ़े के पांव नॉर्मल नहीं थे, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उनकी जगह बकरी के खुरनुमा पांव थे। बच्चों के भी पांव इसी तरह उल्टे थे। उस्मान के हल्क में कांटे चुभने लगे, उसे कै आ रही थी। रिक्शे वाले ने क्लच छोड़ते हुए कहा, ये मुड़े पांव हैं, ये रास्ता भटकाने वाले जिन हैं, इनसे बात मत करो, आंख मत मिलाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस्मान ने उनकी आंखों में देख लिया था। बूढ़ा मुस्कुराया। उसके मुंह में दांत नहीं थे, सिर्फ एक काली झिल्ली थी। उसने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें शॉर्टकट दिखाएंगे। रिक्शे वाले ने इंजन रोक दिया और रिक्शा भगाने लगा। इसी लम्हे रिक्शे के पिछले आईने में उस्मान ने देखा कि वो बूढ़ा और बच्चे हवा में उड़ रहे थे। उनके पांव जमीन से 1 फुट ऊपर थे। वो तीर की तरह रिक्शे के पीछे आ रहे थे। रिक्शा अब मलीर के उन गहरे खेतों में भटक चुका था, जहां हदे निगाह तक सिर्फ अंधेरा और झाड़ियां थीं। रिक्शे वाला पसीने में शराबोर था और बार बार कलमा पढ़ रहा था। उस्मान ने देखा कि रिक्शे वाले के हाथों पर कुछ नीले निशान थे, जैसे चले हुए दाग हों। भाई, तुम्हारे हाथ पर क्या है? उस्मान ने पूछा। रिक्शे वाले ने बगैर मुड़े कहा, ये इसी रास्ते की निशानी है साहब। मैं पिछले 7 सालों से ये रास्ता अबूर करता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ले जाता है। पहली बार मेरी घड़ी गायब हुई, दूसरी बार मेरा जूता, तीसरी बार मेरी उंगली। उसने अपना बायां हाथ दिखाया। उसकी छोटी उंगली मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक खुश्क जख्म था। उस्मान के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे। उस्मान ने मोबाइल की रोशनी में देखा, जीपीएस पर वही लोकेशन बार बार आ रही थी, दमलोटी कब्रिस्तान। लेकिन वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था, सिर्फ खेत थे। फिर अचानक फजर ने अंगहाई ली और बोली, अबू, वो आंटी हमें बुला रही हैं। कौन आंटी बेटा? फजर ने रिक्शे की खिड़की के बाहर इशारा किया। वहां कोई नहीं था, लेकिन फजर ने इसरार किया, वो जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ी है। वो कह रही हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाऊंगी। उस्मान का दिल धड़कना भूल गया। उसकी बीवी मर चुकी थी, उसे ये बच्ची कैसे जान सकती थी? फजर ने फिर कहा, अब्बू, अम्मी यहाँ हैं क्या? उस्मान ने फजर को जोर से हिलाते हुए कहा, फजर, आंख बंद कर लो और कान में उंगली डालो, कोई आवाज मत सुनो। लेकिन फजर की आंखें खुली थीं और वो किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी 7 साल बच्चे की नहीं होती। अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। वो एक पुराने मॉडल की सफ़ेद जीप थी, 1970 की दहाई की विलीज जीप, जैसे पाक फौज में इस्तेमाल होती थी। वो उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन उसका इंजन बंद था, कोई आवाज़ नहीं थी। रिक्शे वाले ने उम्मीद के सहारे रिक्शा उसकी तरफ मोड़ दिया। जीप के करीब पहुंचते ही ड्राइवर ने हाथ से इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। उस्मान ने झांक कर देखना चाहा, लेकिन जीप की विंडस्क्रीन पर धुंध थी और अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ नजर आई, जीप का नंबर प्लेट LE69। वो जीप उन्हें पेचीदा रास्तों से निकालती हुई ठीक 15 मिनट बाद कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मेन सड़क पर ले आई। जैसे ही पक्की सड़क शुरू हुई, रिक्शे वाले ने एक गहरा सांस लिया और मुड़कर जीप का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वहां कोई जीप नहीं थी। सड़क मीलों तक खाली थी, कहीं भी टायरों के निशान नहीं थे। उस्मान ने घड़ी देखी, सुबह की अजान में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। आसमान पर हल्की सी सफ़ेदी नुमाया हो रही थी। रिक्शे वाला कांपते हुए हाथों से रिक्शा चलाता हुआ आखिरकार 3 तलवार पहुंच गया। उस्मान ने उसे 5000 रुपये दिए, किराए से कहीं ज्यादा। रिक्शे वाले ने पैसे लेते हुए कहा, साहब, आज हम बच गए, वरना दमलोटी के इन रास्तों से कोई वापस नहीं आता। लेकिन क्या? रिक्शे वाले ने फजर की तरफ देखा। बच्ची सो रही थी, लेकिन उसके होंठों पर वही अजीब मुस्कुराहट थी। उसने कहा, आपकी बेटी ने कुछ देखा है, वो चीज़ अब उसके अंदर है, आप इसे किसी पीर फकीर के पास ले जाएं, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रिक्शा मोड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उस्मान अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने फजर को बिस्तर पर लेटाया तो बच्ची की आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ एक लफ्ज़ बार बार कह रही थी, आओ आओ आओ। उस्मान ने उसे गर्म दूध पिलाया, लेकिन फजर ने दूध में थूक दिया। दूध का रंग बदलकर स्याह हो गया। अगले दिन फजर ने अपनी गुड़िया से बातें करना शुरू कर दी, लेकिन वो गुड़िया वहाँ नहीं थी, वो खाली हवा से बातें कर रही थी। उसने उस्मान से कहा, अबू,
वो बुआ जी कह रही हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ, तुम्हारे पाँव भी मुड़ जाएंगे। तीसरे दिन उस्मान अपने बेडरूम में सोया तो उसने महसूस किया कि उसके पाँव बेहिस हो रहे थे। उसने कंबल हटाया, उसके दोनों पाँव पीछे की तरफ मुड़ चुके थे। उसने चीख मारी, लेकिन फजर उसके कमरे में आकर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अब्बू, अब तुम हमारे होगे। उस्मान ने पूरे जोर से पाँव को सीधा करने की कोशिश की तो उसे शदीद दर्द हुआ और वो बेदार हुआ। ये एक डरावना ख्वाब था, लेकिन जब उसने अपने पाँव देखे तो उन पर गहरे नीले निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिक्शे वाले के हाथों पर थे। वो समझ गया कि ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ शुरू था। उस्मान ने अगले ही दिन मलेर के एक मारूफ पीर फ़कीर से रब्ता किया। पीर साहब ने उसकी पेशानी देखी और फ़ौरन कहा, तुम दमलोटी के रास्ते से गुजरे हो, तुमने मुड़े पाँव देखे हैं, तुम्हारी बेटी पर